फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज का सीटेट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अधिगम का मूल्यांकन है, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे और इसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है। अधिगम मतलब होता है जो भी चीज़ सीखना। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हम उसका मूल्यांकन पता कैसे करेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा। तो इसका जो अधिगम है उसका हम मूल्यांकन करते हैं, जिसके द्वारा पता चलता है कि एक बच्चे ने कितना सीखा है। ठीक है, तो मूल्यांकन का सीधा सीधा मतलब होता है कि मूल्यांकन शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का एक ऐसा सोपान है जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षा को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया कितनी सफल रही। ठीक है, तो एक टीचर द्वारा ये पता किया जाता है कि उसने जो पढ़ाया है वो जो शिक्षण प्रक्रिया है वो सफल हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए एक टीचर क्या करता है, मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो इसके बाद रॉस के अनुसार मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा किसी की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। रॉस ने क्या कहा, रॉस ने के अनुसार क्या है, मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है बच्चों के व्यक्तित्व अथवा किसी समूची स्थितियों की, जो भी सारी स्थितियां हैं उसकी जांच करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मूल्यांकन के। इसके बाद असाइनमेंट आता है, आंकलन आता है। तो आंकलन का क्या मतलब होता है, तो आंकलन का मतलब होता है असाइनमेंट। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो इसका प्रयोग होता है इसका उद्देश्य है बालकों की अभिवृत्ति, क्षमता तथा ज्ञान का स्तर इत्यादि का पता लगाने के लिए मापन करते हैं। ठीक है, मापन के द्वारा पता लगता है कि आंकलन मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया है, अर्थात आंकलन की परीक्षण ऊपरी स्तर पर होता है, न कि विस्तृत स्तर पर। ठीक है, तो इसे सिर्फ ऊपरी स्तर पर किया जा सकता है आंकलन जो है, और ये विस्तृत स्तर पर मतलब पूरी सारी चीज़ों की जानकारी इससे विस्तृत तौर पर नहीं मिल पाती है आंकलन के द्वारा। और आंकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बालकों का विकास दर का पता लगाना है कि बच्चे में कितना विकास हो पाया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मूल्यांकन के प्रकार। तो मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, मूल्यांकन के 3 प्रकार होते हैं। निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, योजनात्मक मूल्यांकन जो अंतिम मूल्यांकन होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा है 3rd नंबर निदानात्मक मूल्यांकन। तो ये किया क्यों जाता है, तो पहला जो 1st नंबर है निर्माण या रचनात्मक मूल्यांकन, इसका क्या कार्य है, तो इसका कार्य है बच्चों का जो पता लगाना है। ठीक है, बच्चों के विकास का लगातार पुष्टि फीडबैक लेते रहने के लिए। तो ये शिक्षक कब करता है, जो पढ़ाने के दौरान, जब टीचर कोई चीज़ पढ़ा रहा है उस दौरान जो मूल्यांकन किया जाता है उसे हम निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। समझ में आया, मतलब कि जो टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा है तो उस बीच बीच में जो भी क्वेश्चन कर रहा है, मतलब बच्चों पे ध्यान दे रहा है, उससे क्वेश्चन कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वो निर्माणात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। फिर योगात्मक मूल्यांकन, ये जो है ये सत्र के अंतिम में किया जाता है, जिसे सबमिटिव इवोल्यूशन कहते हैं। इसे सबमिटिव इवोल्यूशन कब होता है, जो सत्र कंप्लीट हो जाता है एक सत्र, तब उसके समाप्ति के बाद किया जाता है, उसे योगात्मक क्या मूल्यांकन कहा जाता है। इसके बाद निदानात्मक, ये निदानात्मक सबसे लास्ट में किया जाता है। अगर कोई विद्यार्थी है वो क्या हो गए, असफल हो गए, तो इन असफलता के पता लगाने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है उसे निदानात्मक मूल्यांकन करते हैं कि आखिर बच्चा जो है, जो असफल हुए हैं छात्र, वो क्यों असफल हुए हैं। तो समझ में आया, हमारा 1st नंबर जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन ये किया जाता है जब एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है और बीच बीच में बीच बीच में मूल्यांकन, सीधे तौर पे बीच बीच में जो मूल्यांकन किया जाता है उसे निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसके बाद योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, सत्र के अंतिम में किया जाता है। और 3rd है हमारा निदानात्मक मूल्यांकन, जो असफल छात्र हैं उनका पता लगाने के लिए कि आखिर वो असफल क्यों हुए हैं। नेक्स्ट हमारा है अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, वो पता लगाएंगे कैसे हम कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, अधिगम के मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। अधिगम की मूल्यांकन की निम्नलिखित विशेषता है।
यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। कौन सा मूल्यांकन जो है, यह अधिगम का मूल्यांकन, यह शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। जब बच्चे को शिक्षा मतलब कोई चीज़ पढ़ा दिया जाता है उसके बाद में ये मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है। सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। सूचना को सामान्य रूप से अंकों तथा ग्रेड के रूप में रूपांतरित किया जाता है। जब बच्चा का रिजल्ट हम बनाते हैं तो उसमें अंकों और ग्रेड का यूज़ करते हैं। अन्य विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन के साथ तुलना की जाती है और यह इसके पहले यह प्राप्त की गई शिक्षा पर नज़र डालता है। तो मतलब जो है इस पर पूरा रिजल्ट पे ध्यान दिया जाता है, बच्चे ने कितना सीखा, कितना पहले उनका कितना स्तर था सीखने का, इसके बाद में वो कितना आगे बढ़े या उनका ग्रोथ पीछे चला गया है। तो इन सारी चीज़ों पर ग्रेड या नंबर द्वारा पता लगाया जाता है। अधिगम में अच्छे मूल्यांकन के मापदंड, तो ये क्या है, ये युक्तिसंग होते हैं, ठोस मानदंडों पर आधारित, ये विश्वसनीय होते हैं। मूल्यांकन की पद्धति का सही होना, ये तुलनीय होता है जब उसकी तुलना अन्य विभागों अथवा विद्यालयों में की गई जांच परख से की जाती है, वे ठीक पाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। ये मूल्यांकन क्या होता है, ये मेन तौर पर जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है वो विद्यालय आधारित मूल्यांकन बाल केंद्रित होता है और विद्यालय केंद्रित होता है और बहुयामी मूल्यांकन होता है। ये क्या होता है, ये बहुयामी मूल्यांकन होता है। इसलिए यह सच्चे अर्थों में शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास का सूत्रपात होता है। तो मेन तौर पर जो विद्यालय है वो क्या कर रहा है, बच्चे एक बाल केंद्रित है और विद्यालय केंद्रित है, तो ये बहुयामी है, बच्चे का सर्वांगीण विकास यहाँ पर हो रहा है। विद्यालय में बच्चे पढ़ने लिखने के द्वारा सीखते हैं, बच्चे खेल कूद के द्वारा सीख रहे हैं, बच्चे प्रैक्टिकल करके सीख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर बच्चों का क्या हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है। ठीक है, और क्या है, और विद्यालय के अंदर विद्यालय के बाहर दोनों जगह पर जीवन में सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त को प्रोत्साहित करता है। यह बाल केंद्रित होता है क्योंकि यह विकास के व्यक्तित्व स्वरूप की दृष्टि से विद्यार्थी के एक अद्वितीय अस्तित्व मानता है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि विद्यालय अपनी शिक्षा पहले निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को एक अलग व्यक्तित्व के रूप में अन्य शिक्षार्थियों की तुलना में केवल उसी स्थिति के रूप में नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे की अपनी व्यक्तिगत योग्यता, प्रगति और विकास के आधार पर निर्माण करता है। तो विद्यालय में जो मूल्यांकन होता है वो प्रत्येक जो बच्चा है उसके क्या स्तर है, वो क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन की विशेषता। इसकी विशेषता क्या है, तो यह पारंपरिक प्रणाली से अधिक विस्तृत, अधिक व्यापक और सतत होता है। ठीक है, सतत होता है। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, इसका मुख्य लक्ष्य है शिक्षार्थियों को सुनिश्चित करना कि अधिगम और विकास उनका सही ढंग से उन्मुख करने में सहायता देना। और विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है वो क्या करता है, तो जो शिक्षक है उसको पता करने में मदद करता है, मूल्यांकन करने में मदद करता है कि उनके जो विद्यार्थी हैं वो क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो जो कुछ प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर जानने में एक टीचर को स्टूडेंट के बारे में जानने में मदद करता है। वो क्वेश्चन क्या है, वे क्या सीख रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे वो क्या सीख रहे हैं, वे कैसे सीख रहे हैं, सामूहिक रूप से सीखने उन्हें किस प्रकार की कठिनाई आ रही है, सामना करना पड़ रहा है, बच्चे क्या समझते हैं, बच्चे क्या महसूस करते हैं, उनकी क्या रुचियां और प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, इन सब सारी चीज़ों पर क्या कर रहा है, विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन हो रहा है उन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है एक टीचर के द्वारा। यह भविष्य की जिम्मेदार नागरिक के रूप में शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर ध्यान देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यह अधिक पारदर्शी होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है और भविष्यात्मक शिक्षार्थियों के अध्यापकों और माता पिता के बीच सहयोग की अधिक गुंजाइश मुहैया कराने वाला होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि एक बच्चा जो है आगे मतलब अभी क्या सीख रहा है और भविष्य में उसकी क्या गुंजाइश है, वो कैसा रहेगा, उसका हम पहले से भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता। विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसमें जो है सो बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। जो टीचर हैं वो बच्चे पर अच्छी तरह से ध्यान दे रहे हैं तो बच्चे पर का क्या होगा, बच्चे का एक अच्छा नागरिक बनेगा, बच्चा एक अच्छा स्टूडेंट बनेगा, उसका पढ़ाई में मन लगेगा, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को अच्छी लगेंगी। ठीक है, तो विद्यालय में और क्या कहते हैं, इसीलिए क्या किया जाता है, शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? तो जो पारंपरिक पहले से चली आ रही है शिक्षा प्रणाली, उनमें कुछ कमियां हैं, उनको दूर करने की आवश्यकता है। तो एक टीचर को चाहिए कि वो जो है पहले से जो कमियां आ रही हैं उनको दूर करे और जो बच्चे हैं उसके लिए विद्यालय में सतत और व्यापक मूल्यांकन का स्थापित करे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे बच्चे पर पड़ने वाले दबाव कम होंगे। इस पर जो बच्चे पर प्रेशर दिया जा रहा है कि आपको इतना कवर करना है, इतना पढ़ना है, तो वो प्रेशर को कम करना है, तो बच्चे पर दबाव को कम करना है। मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाना है। ठीक है, तो बच्चे का बार बार हम रेगुलर टेस्ट लेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे मतलब बच्चों का टेस्ट लेंगे तो उनका लगातार हमेशा व्यापक और नियमित मूल्यांकन होता रहेगा। फिर क्या करना है, अध्यापक को सृजनात्मक अध्यापन के लिए वातावरण उपलब्ध कराना। तो सृजनात्मक अध्यापन के लिए जो टीचर है उसको क्या करना है, ऐसा वातावरण क्रिएट करना है, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जिसमें बच्चे क्या करें, अपने आप को ढाल सके और उनका क्या हो, पढ़ाई में मन लगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है निदान और उपचार के साधन की व्यवस्था करना। तो निदान और उपचार, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें करना है कि बच्चों को उसका निदान बताना है कि वो कैसे इसके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। ठीक, नेक्स्ट हमारा अपेक्षाकृत अधिक कौशल वाले शिक्षार्थियों का निर्माण करना। अपेक्षाकृत अधिक कौशल वाले शिक्षार्थियों का निर्माण करना। फिर अध्यापकों, विद्यार्थियों, माता पिता और समाज के प्रभावी उपयोगों के परिणामों की कार्यात्मक और अर्थपूर्ण घोषणा करना। विद्यार्थियों की न केवल उपलब्धियों और प्रवीणताओं के स्तर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए बल्कि निदान और उपचार को समृद्ध बनाने के वाले कार्यक्रम के जरिए उनमें सुधार के लिए परीक्षा परिणामों का अधिक व्यापक रूप में उपयोग। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि देखिए बच्चे का क्या किया जाएगा, बच्चे को अगर कोई चीज़ हम सिखा रहे हैं तो उसका मूल्यांकन करना समय समय पर जरूरी है। ठीक है, तो इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो इसका मूल्यांकन या तो हम बीच बीच में सत्र के लास्ट में कर सकते हैं और बीच बीच में भी करना है, और सबसे लास्ट में भी करना है जब बच्चे पता लगाने के लिए कि कुछ बच्चे असफल हो गए हैं तो आखिर वो क्यों असफल हुए हैं, क्या हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई दोष है या उनको सीखने में कोई कठिनाई आ रही है। तो यही बताया गया है। नेक्स्ट हमारा यही है कि विद्यार्थी के कार्य निष्पादन और उनकी प्रवीणता के स्तर को निर्धारण के लिए घोषणा के लिए अंकों के स्थान पर क्या करना है, हमें ग्रेड का यूज़ करना है। उन्हें अंक नहीं देकर उन्हें ग्रेड दिया जाए, ये कहा जा रहा है। फिर सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो ये क्या कहते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो ये सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब है, सतत का मतलब है लगातार और व्यापक का मतलब है विस्तृत रूप में। तो यही बताया जा रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब है कि सतत रूप से अधिगम क्या है, अधिगम एक सतत चलने वाली मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो उनका मूल्यांकन भी कैसा होना चाहिए, उनका मूल्यांकन भी जो निरंतर चलते रहना चाहिए। जो बच्चे सीख रहे हैं, अगर वो कोई चीज़ निरंतर सीख रहे हैं तो उनका मूल्यांकन भी जो है वो निरंतर होते रहना चाहिए। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का संगठन बच्चों से वास्तविक विकास एवं निर्धारण का ध्यान रखते हुए विद्यार्थियों के विकास के शैक्षणिक एवं इसके अलावा शैक्षणिक पहलुओं पर निर्धारण में शामिल है। ठीक है, तो ये शैक्षणिक और अशैक्षणिक मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसी पर ध्यान नहीं देना है, बच्चे के सर्वांगीण मतलब कि उनका और भी जो भी विकास है वो सारा विकास उनका हो सके, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है।
इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद है निरंतरता का अर्थ होता है, बता दिया मैंने कि निरंतरता का क्या अर्थ है। निरंतरता का अर्थ है कि मतलब लगातार होते रहना चाहिए। तो बच्चे की जो वृद्धि और विकास है वो निरंतर होती रहती है, तो इसलिए उनका मूल्यांकन भी जो है सो रुकने की बजाय, मतलब एक रोक के लेने के बजाय उनका मूल्यांकन भी जो है वो निरंतर लेते रहना चाहिए। तो ये क्या करता है, ये एक बच्चे के सीखने में, पता करने में कि बच्चे ने क्या सीखा है, इन सारी चीज़ों में एक टीचर की, एक अध्यापक की हेल्प करता है। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद का मतलब है व्यापक। व्यापक का अर्थ होता है क्या, शैक्षिक और सशैक्षिक पक्षों को शामिल करते हुए छात्रों की वृद्धि और विकास की परखने की योजना। ठीक है, जो शैक्षणिक पक्ष है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो शैक्षणिक पक्ष है, और जो सशैक्षणिक पक्ष है मतलब कि जिसे टीचर के द्वारा नहीं पढ़ाया जा रहा है, वो हम क्लास में नहीं करवा रहे हैं, तो वो सशैक्षणिक पक्ष है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, तो यही बताया गया है। इसके बाद क्या है, मूल्यांकन। मूल्यांकन को व्यापक बनाने के लिए शैक्षणिक सशैक्षणिक दोनों पक्षों पर महत्व दिया जाता है, ये मैंने बता दिया है। ठीक है, उनके ग्रोथ, समृद्ध ग्रोथ के शैक्षणिक पहलुओं, मूल्यांकन को सरल और प्रबंधीय तरीके को व्यापक रूप को स्कीम रूप में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। एक स्कीम बनाना चाहिए जिससे बच्चे ने क्या सीखा, इन सारी चीज़ों का की ग्रोथ रेट का सही से एक टीचर को पता रहे। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधित दस्तावेज 1986 जिसका 1986 से जिसका 1992 में संशोधित किया गया। इसे कब संशोधित किया गया, 1992 में। इसका बाद उल्लेख किया गया कि मूल्यांकन योजना में शिक्षा के विषयों और सहशिक्षा के सभी शिक्षण संबंधी अनुभवों को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो शिक्षा के विषय हैं उनको, और जो सहशिक्षा के विषय हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। कब बताया गया, ये बताया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1986 जिसका संशोधन 1992 में फिर से किया गया। तो व्यापक मूल्यांकन के लिए अनेक प्रकार की तकनीक साधनों का उपयोग करना जरूरी होना है। इसके कारण यह शिक्षार्थी की समृद्धि के विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में मूल्यांकन कभी भी विशेष तकनीकों के जरिए किया जा सकता है। ठीक है, फिर सतत और व्यापक मूल्यांकन के कार्य क्या है, तो इसमें बताया जा रहा है कि एक टीचर को क्या करना है। तो एक सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या महत्व है, तो वो जो है क्या कहते हैं, विद्यार्थियों की निरंतर समृद्धि और उनका बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने पर होता है, और इसलिए यह विद्यार्थियों की केवल शैक्षणिक उपलब्धियों को आंकने तक सीमित नहीं होगा। यह मूल्यांकन का उपयोग शिक्षार्थियों के अन्य कार्यक्रमों के लिए अभिप्रेरित करने, सूचना प्रदान करने, फीडबैक की व्यवस्था करने और शिक्षा प्राप्ति में सुधार करने के लिए अनुवृत्ति, उपयुक्त कार्रवाई करने और शिक्षार्थियों के विवरणों की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करने के एक साधन के रूप में करता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि एक क्या है, इस सतत और व्यापक मूल्यांकन का महत्व इसलिए है कि ताकि बच्चे का कैसे मूल्यांकन हो रहा है, कैसे वो मतलब किस रूप से सीख रहे हैं, उनका व्यापक रूप से मूल्यांकन किया जा सके। ठीक है, और बच्चे को कोई भी चीज़ अगर हमें सिखाना है तो हमें उन्हें करके सीखने पर वो फोकस देना है, उनके रटने पर, उनके याद करने पर, इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। तो उनका अधिगम जो है सो उनके करके प्रैक्टिकली कोई चीज़ कर रहे हैं तभी वो अच्छे से सीखते हैं, तो उनको करके सीखने पर जोर देना है और उनके रट कर, याद करवा कर उन्हें कोई चीज़ नहीं सिखाना है। फिर बताया जा रहा है कि शिक्षक की जो है शिक्षक को एक नॉलेज होना चाहिए कि अगर किसी बच्चे का ग्रोथ रेट कम है, मतलब वो पहले अच्छा था पढ़ने में, फिर अचानक से देखा जा रहा है कि बच्चे का क्या है, बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, तो टीचर को ये पता होना चाहिए कि कहीं उसके परिवार में कोई समस्या तो नहीं जिस कारण उसका पढ़ाई से अचानक गिरावट आ गई है। तो इन सारी चीज़ों का जो एक टीचर को उसके माता पिता से भी अटैच होना चाहिए, ताकि टीचर को उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पता हो, ताकि अगर बच्चा में कोई दिक्कत है, वो नहीं पढ़ाई में उसका मन लग रहा है, तो टीचर को उसके दूसरे भी समस्याओं के बारे में पता होगा, तभी तो वो बच्चा से कनेक्ट कर पाएगा और उसकी समस्या का निदान कर पाएगा। तो बच्चे के सारी चीज़ों के बारे में जो एक टीचर को नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद है अध्यापक
अध्यापकों के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, अध्यापकों के लिए क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? तो शिक्षण की विभिन्न विधियों एवं योग्यताओं को समझने का प्रयास करना। नेक्स्ट है बालकों को पढ़ाते समय परियोजनात्मक प्रणाली का प्रयोग करना, यथा मौखिक प्रस्तुति, प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रस्तुति इत्यादि। मूल्यांकन मापदंड की प्रणाली के विद्यार्थियों से साझा करना, अपना मूल्यांकन स्वयं करने की अनुमति देना, विद्यार्थियों को प्रयास करने के माध्यम से सुधरने का अवसर देना। तो इन सारी चीज़ों के द्वारा क्या किया जा सकता है, एक बच्चे का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो बच्चे को खुद से करके, साफ तौर पे कहा जा रहा है यहाँ पर भी कि बच्चे को खुद से करके सीखने देना चाहिए। बच्चा जब खुद से मूल्यांकन करेगा तो उसको क्या पता चलेगा, उसको पता चलेगा कि मैंने गलती कहाँ किया है, तो वो खुद से उन चीज़ों को फिर सुधारने की कोशिश करेगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के साधन व विधियाँ, तो कौन कौन सी विधियाँ हैं और कौन कौन से साधन हैं जिसके द्वारा बच्चे का हम सतत और व्यापक मूल्यांकन कर सकते हैं। अब शैक्षणिक विधि, शैक्षणिक विधि का मतलब होता है कि गुड तथा हार्ड के अनुसार विज्ञान निरीक्षण ऑब्जर्वेशन से प्रारंभ होता है और अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण के सहारा लेता है। ठीक है, तो विज्ञान क्या चीज़ से स्टार्ट होता है, तो विज्ञान जो है सो निरीक्षण से स्टार्ट होता है और तथ्यों और पुष्टि पर उसका अंत होता है। ठीक है, तो ये किसका दिया गया है, ये गुडे और हार्ड के द्वारा दिया गया है। तो ये जो निरीक्षण है, निरीक्षण किसके लिए अच्छा है, तो निरीक्षण जो है बाल्यकाल में अर्ली चाइल्डहुड के मूल्यांकन के लिए सबसे उत्तम है। तो निरीक्षण किसके लिए उत्तम है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड के लिए सबसे उत्तम विधि है मूल्यांकन की। नेक्स्ट क्या है, प्रश्नावली विधि। तो इसमें क्या है, प्रश्नावली विधि में कि प्रश्न पूछना बच्चे से। अब हम कोई चीज़ वो है नहीं पता है तो वो उसके लिए बच्चे से हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो इससे पता चलेगा कि किस बच्चे को क्या आ रहा है। तो इसके लिए ये 0 से 6 ईयर्स, ये कितने साल के बच्चों के साथ किया जा सकता है, ये 0 से 6 ईयर के साथ, जिससे बच्चे को चित्र दिखाकर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वो बच्चे चित्र देखकर उसका आंसर करेंगे, तो इससे उनका मूल्यांकन भी हो जाएगा और उन्हें एहसास भी नहीं होगा। फिर साक्षात्कार, साक्षात्कार क्या है, तो साक्षात्कार का मतलब है मौखिक और लिखित सूचना प्राप्त किया जा सकता है। साक्षात्कार द्वारा अध्यापक बालक की प्रगति को ज्ञापित जानने का पता करता है, परंतु इसमें प्रश्न इस प्रकार के दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं जिससे बच्चे इसका मूल्यांकन हो सके। ठीक है, इस विधि से बालक के अध्यापक के करीब आता है। इस विधि से क्या होता है, साक्षात्कार विधि से जो बच्चा है वो अध्यापक के करीब आता है और निर्भय होकर बात कर पाता है। इस विधि द्वारा विभिन्न मनोवैज्ञानिक विधियों भी दूर की जा सकती हैं। ठीक है, फिर जांच सूची विधि, इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो ये जो जांच और सूची विधि है इसके द्वारा जो है अध्यापक बालकों के सभी तथ्यों, जैसे उनका भाषा का हुआ, प्रयोग, सामाजिक, संवेदनात्मक, खेल के दौरान व्यवहार आदि लिखित, इन सब चीज़ को लिखित रूप में एकत्रित रखता है। तो ये हो गया जांच सूची, तो चेकलिस्ट बनाता है टीचर। इसके बाद है विवरण विधि। तो विवरण क्या है, विवरण विधि के द्वारा विद्यार्थियों के कुछ समय के कार्य का नमूना यानी सैंपल एकत्र किया जाता है, या नमूना प्रतिदिन के कार्य से भी किया जा सकता है। प्रतिदिन का कार्य का भी विवरण रखा जाता है, या फिर कुछ दिनों का उनको कार्य दिया गया, इसके बाद उसका विवरण रखा गया, तो ये विवरण विधि है। इसके बाद है विवरण का लाभ। विवरण का क्या लाभ होता है, तो इसके द्वारा है बच्चे की अपने अधिगम के प्रगति का दूसरे को प्रदर्शित कर सकता है, और क्या बच्चा अधिगम और मूल्यांकन के सक्रिय प्रतिभागी बनता है। तो इसमें के द्वारा क्या किया जाता है, तो संचित रिकॉर्ड उपलब्ध करें और इस प्रक्रिया में ये दिखाया गया कि किस प्रकार कौशल और ज्ञान का विकास हो रहा है। तो क्या कहते हैं, विवरण विधि के से क्या लाभ है, विवरण विधि से ये लाभ है कि हम एक लिस्ट बनाते हैं ताकि बच्चे का कैसा क्या चीज़ में कैसा विकास हुआ है या नहीं हुआ है, इन सब चीज़ों का पता चल सके। विवरण विधि संबंधित सुझाव, विवरण विधि में रखे जाने वाले चयनित कार्य को विशेष कारण होने चाहिए। जो चयनित कार्य है उसका एक विशेष कारण होना चाहिए। फिर विवरण की विषय वस्तु के चयन में विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और विषय वस्तु के चयन को मानदंड तय किया जाना चाहिए। इसके बाद
बच्चे के विकास के साथ साथ उनके विवरणों को भी उद्यतन अपडेट किया जाना चाहिए। जिन बातों का प्रदर्शन किया जाता है उनके साथ विवरण संबंधित सामग्री चिंतापूर्वक रखी जानी चाहिए। तो इसके बाद सहज संदर्भ के लिए विषय वस्तु पर स्पष्ट लेबल लगाना चाहिए और उस सब पर संख्या अंकित की जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद विवरण रिकॉर्ड, तो विवरण रिकॉर्ड भी यही है, बस रिकॉर्ड रखना है हमें बच्चे का। इसके बाद शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण। शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण जो है सो त्रिस्तरीय वर्गीकरण किया गया है। कितने? त्रिस्तरीय, यानी 3 स्तरीय वर्गीकरण किया गया है। यहाँ ये है ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक, इसके बाद भावनात्मक संकल्पना, क्रियात्मक और गत्यात्मक संकल्पना। तो ये कितना है? ये त्रिस्तरीय। शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरीय किया गया है। ब्लूम के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण, ब्लूम थे, उनके अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण कितने में किया गया है? इनके अकॉर्डिंग भी 3 रूपों में किया गया, 3 प्रकार के किया गया है। ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष क्या है? तो ये ज्ञान से संबंधित है, ठीक है। और भावनात्मक पक्ष क्या है? तो ये जो है बच्चे की क्या अनुक्रिया है, किसमें उसकी मन लग रहा है, अनुक्रिया है, क्या जिस पर वो ध्यान देता है, इन सब चीज़ों पर, बस उसकी भावनाओं पर, ठीक है। इसके बाद क्रियात्मक पक्ष, मतलब शारीरिक रूप से उसकी क्या योग्यताएं हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है और ये काफ़ी लंबा चैप्टर था। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। और आगे हम अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आंकलन या मूल्यांकन की क्या है? आंकलन और मूल्यांकन क्या है? संक्षिप्त प्रक्रिया है, विस्तृत प्रक्रिया है, बहुयामी संकल्पना है या उपरोक्त में से कोई नहीं है? क्या है आंकलन या मूल्यांकन? क्या है? ये एक संक्षिप्त प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य है? मूल्यांकन किस प्रकार का कार्य है? शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए पूर्णवलन का कार्य है, समावेशन का कार्य है, अधिगम का कार्य है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये क्या है? पूर्णवलन का कार्य है। जिससे पूर्णवलन का कार्य है, मोटिवेशन का काम करता है कि अब बच्चे को पता चला कि एक टीचर को भी पता चल रहा है कि मैंने जो सिखाया है वो बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। अगर वो नहीं सीख रहे किसी चीज़ों को तो वो क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? तो ये मनोवलन, पूर्णवलन की क्रिया है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। क्या कर रही है क्रिस्टीना? अपने बच्चों को कहाँ ले गई? भ्रमण पर ले गई, घूमने ले गई। इसके बाद वो जो भ्रमण पर गए हैं उसी विषय में उन बच्चों से वो बातें कर रही है। यह डैश की ओर संकेत कर रहा है। यह क्या चीज़ की ओर संकेत कर रहा है? सीखने के लिए आंकलन, आंकलन के लिए सीखना, आंकलन का सीखना, सीखने के लिए आंकलन। तो ये क्या चीज़ पर फोकस कर रहा है? तो ये हमारा सीखने के लिए आंकलन पर फोकस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता क्या नहीं है? यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों से निरूपित किया जाता है। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। तो इसमें जो है अधिगम का मूल्यांकन की विशेषता क्या नहीं है? तो विशेषता ये नहीं है कि जो मूल्यांकन है वो छात्रों द्वारा स्वयं एकत्र नहीं किया जाता है। ये टीचर का काम है कि बच्चे ने क्या सीखा उसका पूरा ब्यौरा रखना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है? तो इसमें नहीं है पर बताना है। इस मतलब कि ये निगेटिव क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या है? बच्चे पर पड़ने वाले दबाव को कम करना है। विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना है। छात्रों के प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग करना है। निदान एवं उपचार के साधनों की व्यवस्था करनी है। तो इसमें से क्या है जो नहीं है? मतलब कि इसका उद्देश्य नहीं है। क्या चीज़ का? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या उद्देश्य नहीं है बताना है। तो इसमें ये होगा, विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना।
ये गलत है। ठीक है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है बहुयामी, एकलयामी, संकीर्ण, इनमें से कोई नहीं। जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन है वो बहुयामी होता है। तो इसमें बच्चे बहुत प्रकार से सीखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? व्यापक का क्या मतलब है? एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन, छात्रों के शैक्षिक एवं शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन, छात्रों की ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि का मूल्यांकन, छात्रों की याद रखने की क्षमता का मूल्यांकन। तो इसमें से व्यापक का क्या अर्थ है? तो व्यापक का अर्थ है छात्रों के शैक्षणिक, शैक्षणिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना। तो इसमें भी नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, उद्देश्य नहीं है। ठीक है। तो जो नेगेटिव ऑप्शन होगा वही इसका आंसर होगा। याद रखने पर बल देने की बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, तो ये तो करना ही है। छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, ये भी सही है। फिर अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रीय कार्यकलाप बनाना, तो ये गलत हो जाएगा। हमें शिक्षक केंद्रीय नहीं, जो बाल केंद्रीय बनाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। बोधगम्य में मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशल के विकास में सहायता करना, तो ये सब करना है हमें, और इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत होता है? रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली, योगात्मक मूल्यांकन प्रणाली, निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है? सबसे लास्ट में जो मूल्यांकन लिया जाता है वो कौन सा मूल्यांकन होता है? योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, समेटिव जो होता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? तो कौन सा कार्य हमें करना है? छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके। तो क्या करना है? छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वो किसी काम को बेहतर ढंग से यानी ठीक ढंग से कर सके। या फिर छात्रों के बीच तुलना करना। थर्ड है छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान देना। फोर्थ है छात्रों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान और रूप में वर्गीकृत करना। तो एक टीचर को क्या करना है? तो टीचर को करना है, सबसे हमारा फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। पारंपरिक ब्रह्म परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन है उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चे सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है जिससे छात्रों को सुविधा होती है। क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है, उपरोक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों के सभी योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? तो इसमें भी नेगेटिव पूछा जा रहा है इसलिए इसका आंसर भी नेगेटिव ही होगा। इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इसमें परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थियों की उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। इसमें बच्चे पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है। फिर इस मूल्यांकन में को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है। व्यापक और नियमित बनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। इसमें परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थी को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण किया जाता है, तो ये हमें नहीं करना है। ठीक है। तो यही जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है ये निगेटिव है, इसलिए ये क्वेश्चन भी जो हमारा है ये भी निगेटिव है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? नहीं किया जाना चाहिए। कौन सा मूल्यांकन है जो सतत और व्यापक मूल्यांकन में नहीं किया जाना चाहिए? छात्रों के विभिन्न विषयों के क्षेत्र का कौशल, छात्रों के विभिन्न विषयों के क्षेत्र में सफलता का स्तर, फिर छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का स्तर, या छात्रों के व्यक्तिगत कौशल, रुचि का एवं अभिरुचि। तो ये जो है थर्ड ऑप्शन होगा, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का, जिसमें मूल्यांकन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इसके दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए इस पे भी बोला जा रहा है। तो प्रत्येक विद्यार्थियों की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना, बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना चाहिए, फिर शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में भी विभाजित कर उनके बीच तुलना करना, बच्चे की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना। तो क्या करना नहीं है इसमें, ठीक है, नहीं करना है। तो ये है शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना नहीं करना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेदनात्मक, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखना एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जांच और सूची के आधार पर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्रश्नावली के आधार पर, निरीक्षण के आधार पर, साक्षात्कार के आधार पर नहीं। तो ये जो बच्चे खेल रहे हैं और उनके हम भाषा के प्रयोग, संवेदनात्मक, खेल के दौरान जो भी व्यवहार है, इन सब चीज़ों का हम क्या कर रहे हैं, लिखित एक सूचना बना रहे हैं। तो इस क्या चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं हम? इसमें जाँच और सूची बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें उनका सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? तो ब्लूम ने दिया था ज्ञानात्मक पक्ष संश्लेषण, अनुक्रिया, प्रत्यक्षीकरण और ध्यान देना। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, संश्लेषण जो है वो ब्लूम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आंकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, क्या चीज़ के प्रति? अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए, विद्यार्थियों के बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना चाहिए, शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीके का प्रयोग करना चाहिए, प्रतिपुष्ट फीडबैक देने के लिए तकनीक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शैक्षणिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आंकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आंकलन बहुकिफायती मतलबी होना चाहिए, बहुकिफायती अनियमितवयी होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, ब्रह्म पक्षों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। और आगे का ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय ब्रह्म परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो इसका कौन सा सबसे ऑप्शन जो है सबसे सटीक है? इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है सो सबसे ठीक है, ठीक है। तो विद्यालय आधारित आंकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? तो ये होना चाहिए, ब्रह्म पर्यवेक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जाने, ठीक है। तो शिक्षक को बच्चे की जो क्षमता है उसको बेहतर जानने के लिए कहा गया है। विद्यालय आधारित आंकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र के विद्यार्थी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीयकरण किया जा सके। नेक्स्ट है, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। थर्ड है, विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेख हेतु अध्यापक को अभिप्रेरित किया जा सके। फिर फोर्थ है, विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रयोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो
हो सके। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, सभी विद्यालयों में संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। तो विद्यालय आधारित आंकलन प्रारंभ क्यों किया गया? क्योंकि जो विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, गणित में अधिगम नियोगिता का आंकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। जो गणित का है अधिगम नियोगिता का आंकलन हम किस तरह से कर सकते हैं? तो वो निदानात्मक परीक्षण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आंकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन पर, ऑप्शन है, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों को आंकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। फोर्थ है, व्यवस्था के लिए स्वाभाविक की स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? 30 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि वे सोमवार की अपेक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो एक टीचर को क्या बताया गया है चैप्टर में भी बताया गया है, जो मूल्यांकन होना चाहिए, जैसे अधिगम होता है वो निरंतर चलता है, तो उसी तरह मूल्यांकन भी जो है सो बच्चों का निरंतर करना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा आंकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? सबसे सही तरीका क्या है आंकलन करने का? आंकलन शिक्षण अधिगम के अंतर्निहित प्रक्रिया है। आंकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। फिर थर्ड ऑप्शन है, आंकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी ब्रह्म एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। फोर्थ है, आंकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो सबसे सही क्या होगा? सबसे सही होगा हमारा फर्स्ट नंबर, आंकलन जो है शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकलन क्या है? बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों के प्रयोगात्मक भावनाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। थर्ड है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। फोर्थ है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। जो आंकलन है, आंकलन क्या है? तो सीखने में सुधार का एक तरीका है। जब हम आंकलन करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि किस बच्चे ने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है और वो क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। तो इसीलिए आंकलन भी बहुत ज़रूरी है। आंकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, उद्देश्यपूर्ण है क्यों? क्योंकि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, फीडबैक मिलता है, या फिर यह केवल 1 वर्ष के अंत में हो। फिर थर्ड है, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये तुलना तो हमें करना ये नहीं है क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है, तो ये तो पहले ही कट हो जाएगा। इससे विद्यार्थियों में भय तथा तनाव का संचार होता है, तो ये भी हमारा नहीं है। तो ये जो है हमारा 35 नंबर का क्या हो जाएगा? तो सॉरी, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होता है। तो आंकलन का उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, उद्देश्यपूर्ण होता है क्यों? क्योंकि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, जो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, जिससे हर साल आपकी सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलते ही हैं। और आज हमने आपका 2-3 नंबर कवर करा दिया है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।